आज हमारे इस लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5 है। इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है दैट इज लैमीज थ्योरम। और लैमीज थ्योरम पढ़ के और फिर उसका हम लोग लगे हाथों एक एप्लीकेशन भी देखेंगे कि किस प्रकार से लैमीज थ्योरम को आप लगाते हैं। व्हाट इज लैमी थ्योरम? सबसे पहले आप थ्योरम लिखें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, whenever there is three congruent forces F1, F2 and F3, according to this theorem, whenever there is three congruent forces F1, F2 and F3 acting on a body are in equilibrium. What do you mean by equilibrium? सपोज करिए ये कोई फोर्स F1 है, इधर कोई फोर्स F2 काम कर रहा है और इधर कोई फोर्स F3 काम कर रहा है, और ये जो एंगल है इसे मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा मानता हूं, इसे मैं बीटा मानता हूं और इस तरह से मैं गामा मानता हूं। दीज आर दी थ्री एंगल्स एट विच इट इज वर्किंग, अल्फा, बीटा और गामा। तो और ये तीनों फोर्स क्या होने चाहिए? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी इज जीरो। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी रहती है जब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जहां पे नेट फोर्स बॉडी के ऊपर क्या होता है? जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब बॉडी इज आइदर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड और इट इज एट रेस्ट। नेट फोर्स जीरो होने का दो ही मतलब होता है, या तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है या फिर वो किस पर है? रेस्ट पर है। तो यही बात लिखना है। इसको आप डायग्राम बनाइए और उसके नीचे जो मैं कह रहा हूं वो लिखिए। F1, ये जो फॉर्मूला है जो अभी मैं लिख रहा हूं, दिस इज ओनली लैमीज थ्योरम। F1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। ये इस प्रकार से जो फॉर्मूला लगता है, जहां पर अल्फा, बीटा, गामा आप इस प्रकार से लिखते हैं F1, F2 और F3 के फॉर्म में, दिस इज ओनली कॉल्ड एज लैमीज थ्योरम। यही लैमीज थ्योरम है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ मोर बेटर वे। अल्फा इज इक्वल टू लिख दीजिए एंगल बिटवीन F2, F3, बीटा इज द एंगल बिटवीन F1, F3 एंड गामा इज द एंगल बिटवीन F1, F2। सीधे सीधे मतलब यही है कि जो फोर्स है उसके अपोजिट एंगल, जो फोर्स है उसके अपोजिट एंगल और जो फोर्स है उसके अपोजिट एंगल, वो भी किसके साथ? साइन के साथ। जब इस प्रकार से आप किसी थ्योरम, किसी भी पर्टिकुलर फोर्सेस जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं, उसको जब आप इस प्रकार से लिखते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज लैमीज थ्योरम। इसका एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत सरल इसका एप्लीकेशन होने वाला है। एक सवाल लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। इस प्रकार का एक सिस्टम दिया हुआ है, आपको T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे सिस्टम है? ये दो तार से इस प्रकार से एक मास ऐसे अटका हुआ है, एक मास इस प्रकार से दो वायर्स की मदद से इस प्रकार से अटका हुआ है। ये हिंज्ड है दिस दोनों पॉइंट पर। तो यहां पर जो एंगल है, दिस एंगल इज गिवन टू यू एज 60 डिग्री और मास इसका दिया हुआ है 4 kg। मास ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू 4 kg। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन T1 एंड टेंशन T2। टेंशन क्या होता है मैंने आपको बताया होगा जब आप छोटे रहे होंगे क्लास 9th में। टेंशन इज द पुलिंग फोर्स विच एक्ट्स ओनली इन केस ऑफ वायर और रोप और स्ट्रिंग, जब उसके ऊपर कोई भार क्या हुआ है? रखा हुआ है। अगर उससे आप उस रस्सी के सहारे कोई भार आप डालते हैं, देन ओनली टेंशन कम्स इनटू प्ले। टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, इट इज नेवर अ पुशिंग फोर्स। ये एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि एक रस्सी मान लीजिए दो लोग पकड़े हुए हैं, ऐसा कतई संभव नहीं है कि मैं रस्सी से किसी सामने वाले को धक्का लगा दूं। मैं रस्सी के सहारे किसी को खींच सकता हूं, पर रस्सी के सहारे किसी को धक्का नहीं लगा सकता। इसलिए मैं कहता हूं रोप या टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, इट इज नॉट अ पुशिंग फोर्स। इस प्रकार से आपको यहां पे टेंशन T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। अब दो तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करें, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करें, आपस में एक दूसरे को इक्वेट करें एंड देन यू कैन सॉल्व इट। और डायरेक्टली बाय यूजिंग द लैमीज थ्योरम आप क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना ही है कि जिस पॉइंट पर आपको ये सारा हिंज्ड है, उस पॉइंट का एक डायग्राम बनाना है। और डायग्राम कैसा होगा?
एक फोर्स इधर काम कर रहा है जिसका नाम है T1, एक फोर्स इधर काम कर रहा है जिसका नाम है T2, और एक फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा है जिसका नाम है mg या वेट। बस अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, 60 60 और 90, 90 60 कितना होता है, दिस एंगल विल बी 150 डिग्री। सिमिलरली अगर ये 60 है, यहां पर आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये 60 है तो ये कितना होगा 30, ये समझ में आ रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा। ऑब्वियसली ये भी 60 है तो ये क्या होगा 30 होगा, 90 प्लस 30 120, दिस एंगल इज 120, और ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कितना होगा 90 होगा। या यहां से अगर मैं डायरेक्टली लैमिस थ्योरम लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, T1 बाई साइन 90 इज इक्वल टू T2 बाई साइन 150 इज इक्वल टू mg बाई साइन 120। डायरेक्टली आप इसको फॉर्मूला लगा दीजिए और आप बड़ी आसानी से इसको लैमिस थ्योरम के सहारे सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जेई या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पॉज करिए, यहां पे आप साइन 90 को तो आप साइन 91 ही लिखते हैं, T2 बाई इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60, और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, इज इट कॉस थीटा और साइन थीटा ओनली, 90 प्लस 33 साइन थीटा, कॉस में बदलता है कि साइन ही रह जाता है, कॉस में बदल जाता है, तो बस इसको आप चेंज कर लीजिए। यहां पे क्या आएगा T1 बाई 1 इज इक्वल टू T2 बाई कॉस 60 इज इक्वल टू T3 तो नहीं है, वहां पे mg है, mg 4 इंटू 10 40, 40 बाई कॉस 30, बस इन दोनों को इक्वेट करिए तो T1 आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करिए T2 आ जाएगा। ये कितना होगा T1 इज इक्वल टू 40 बाई, ये होता है √3 बाई 2, तो ऊपर लिख दीजिए 2 बाई √3, तो T1 कितना आ जाएगा 80 बाई √3, यानी 80 √3 बाई 3 न्यूटन। और यहां से अगर आप T2 निकालिएगा तो T2 आएगा cos 60 कितना होता है, T2 इज cos 60 इज 1/2, यानी 2t इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो अभी भी इतनी होगी 80 √3 बाई 3, ये एक बार में, ये 40 बार में, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 √3 बाई 3 न्यूटन। तो इस तरह से आप T1 और T2 बड़ी आसानी से निकाल पाए, और एल्स आपको अगर इसे नॉर्मल तरीके से चलते तो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को तोड़ना पड़ता, तोड़ के उसको इक्वेट करना पड़ता, फिर इक्वेशन लिखनी होती, तब आप इसे सॉल्व कर पाते। ये काफ़ी आसानी से, बिल्कुल सरलता से आपको ये आंसर दे देता है। एक और सवाल इसी प्रकार का लिखते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज फोर्सेस, जो हमारे मैकेनिक्स में यूज होता है। अ मास ऑफ 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter. A mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from the ceiling. From the ceiling. Ceiling से 2 मीटर की दूरी पर एक 6 kg का मास सस्पेंड किया गया। A force of 50 Newton. A force of 50 Newton in the horizontal direction. A force of 50 Newton in the horizontal direction, acts at the midpoint P of the rope, acts at the midpoint P of the rope, at the midpoint P of the rope, at the midpoint P of the rope. What is the angle of the rope making with vertical in equilibrium? What is the angle of the rope making with vertical in equilibrium? Take G as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि क्या सवाल पूछ रहा है आपसे। ये इस प्रकार से एक, ये आपका सीलिंग है,
इस सीलिंग पर इनिशियली एक इस तरह का 6 किलो का मास ऐसे टंगा हुआ था और ये जो लंबाई थी इसकी वो कितनी थी, 2 मीटर की थी। अचानक से क्या हुआ, बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर एक फोर्स एक्ट करने लग गया F, जो कि कितना था, 50 न्यूटन के बराबर था। अगर कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा तो जो डायग्राम है उसमें स्लाइड चेंज आएगा एंड द न्यू डायग्राम विल बी, वो न्यू डायग्राम ऐसा हो जाएगा बिकॉज जब आप इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का, तो कुछ इस प्रकार से अब आपका नया जो डायग्राम होगा वो दिखाई देगा। मेरे ख्याल से आपको इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार से हमें ये दिखेगा। अब ये भी 1 मीटर के बराबर है, ये भी 1 मीटर के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा एक फोर्स 50 न्यूटन का लग रहा है तो बताएं कि ये जो वर्टिकल से थीटा बनाएगा, जब ये बॉडी क्या होंगे, ये सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये थीटा कितना होगा, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि वापस ये 3 सिस्टम है और इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया। तीन फोर्स सिस्टम और इक्विलिब्रियम वर्ड सुनते ही लेमिस थ्योरम आपको क्या होना चाहिए, ध्यान आना चाहिए। लेमिस थ्योरम अगर आपको ध्यान आएगा तो आप क्या करोगे, इसका एक बॉडी डायग्राम बनाओगे, इसे फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। इस तरफ 50 न्यूटन, ये किसी एंगल पर टेंशन T लग रहा होगा और इस तरफ कोई एक W लग रहा होगा, ये W 60 के बराबर होगा। ये टेंशन अगर मैं इसे थीटा मान रहा हूं तो ये पूरा एंगल क्या होगा, 90 प्लस थीटा होगा। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज, इस एंगल को आप क्या बोलोगे, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज व्हाट, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये 90, ये 90 और ये 90 प्लस थीटा, दोनों को कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। 90 और 90 माइनस थीटा दोनों को ऐड करेंगे तो कितना एंगल वहां पर बनेगा, साइन 180 माइनस थीटा बनेगा। देखिए तो बन रहा है, साइन 180 माइनस थीटा, दिस इज 90 एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़िएगा तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा इज 180 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल है ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। ये होप मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कैसे आया। अब लैमिस लगा दीजिए, तो यहां पर आप लिखिए 180 माइनस थीटा, लैमिस लगा दीजिए, 50 बाई साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 60 बाई 90 साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू टी बाई साइन 90। बस इसे आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर, माइनस साइन थीटा और साइन थीटा, इट इज सिंपली साइन थीटा ओनली, नो, 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो सॉल्व कर दीजिए, यह आएगा 50 बाई साइन थीटा, यह आएगा 60 बाई साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा इज इक्वल टू टी। यहां से जरा आप देखिए 50 बाई 60 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंशन, तो टी की वैल्यू तो निकल के आ गई 50 बाई 60 न्यूटन। वेर एस जब आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा को tan थीटा लिखेंगे, यह आएगा 5/6 और थीटा विल बी tan इनवर्स 5/6, tan इनवर्स 5/6, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से टेंशन भी निकल के आ गया और थीटा भी निकल के आ गया, एक तीर में 2 निशाना। और अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं, ये 5/6 होगा, 6/5 होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, देखिए तो साइन ऊपर गया तो ये नीचे आया, मैंने सारा कुछ सही किया है ना। 50 के सामने दिस है, 60 के ऊपर दिस है, ये सब सही है, कुछ गड़बड़ है या तो यहाँ कॉपी में गड़बड़ बना है या यहाँ गड़बड़ है, 5/6 ये बच्ची ने गड़बड़ किया। ठीक है, तो ये से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सवाल बन रहा है। और सेम ऑल्टरनेट मेथड भी आप यूज कर सकते थे। सेकंड मेथड वाज आप इसके कंपोनेंट्स लेते और आंसर निकाल लेते, वो भी बहुत सरल होता। अगर आप ऑल्टरनेट मेथड देखें तो वो भी इस केस में थोड़ा सा सरल है। ऑल्टरनेट मेथड क्यों सरल है, देखिए टी उस तरफ क्या जाएगा, कॉस थीटा,
टी कॉस थीटा यहाँ पे 60 के बराबर होना चाहिए, और दूसरा टी साइन थीटा यहाँ पे टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, 1 को 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/6, टेंशन कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे भी कर सकते थे, यहां इसलिए संभव था, रीजन मीनिंग दो फोर्सेस आपको पता थे, पर लैमिस थ्योरम तो वहां ज्यादा बेनिफिशियल होता है जहां पे एक से ज्यादा फोर्सेस आपको नहीं पता है। भाई कोई भी दो वेरिएबल आपको होना चाहिए, या तो फोर्स नहीं पता हो या एंगल नहीं पता हो, आप बड़ी आसानी से वहां पे लैमिस यूज कर सकते हैं। हेडिंग डालें, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में कुछ कॉमन फोर्सेस हैं जो काम करते हैं, राइट। फोर्सेस इन मैकेनिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फोर्सेस इन मैकेनिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द अदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द अदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके बारे में मैंने आपसे कई बार बात किया होगा कि व्हाट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड व्हाट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसे फोर्स को कहते हैं जहां पे टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट बट स्टिल दी फोर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन दी टू बॉडीज, वेयर एज कॉन्टैक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जहां पे दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट है और तभी वो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कॉन्टैक्ट फोर्स के, मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, कोलिजन फोर्स is a contact force, spring force is a contact force, normal force is a contact force, friction is a contact force, tension is a contact force। ये सब बिना कॉन्टैक्ट के नहीं हो सकता। वेयर जब आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं तो वहां पे आपको ग्रेविटेशन है, वहां पे आपको न्यूक्लियर फोर्स है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फोर्स है, वहां पे आपको मैग्नेटिक फोर्स है। तो कुल मिला के 4 फोर्सेस वहां पर भी काम करते हैं। तो लिखें कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्सेस विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी, द फोर्सेस which is experienced by a body when two bodies come in contact, when two bodies come in contact with each other, two bodies come in contact with each other। दो बॉडी जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। द टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस लिखिए, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहला मस्कुलर फोर्स, फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स, सेकेंड इज टेंशन फोर्स, थर्ड इज नॉर्मल फोर्स, फोर्थ इज फ्रिक्शनल फोर्स, फिफ्थ इज स्प्रिंग फोर्स एंड सिक्स्थ इज कोलिजन फोर्स। कुल मिला के कितने प्रकार के फोर्स आ रहे हैं कॉन्टैक्ट में, 6 प्रकार के जो हमें पढ़ने हैं। मस्कुलर फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड कोलिजन फोर्स। नॉर्मल को फोर्स भी बोलते हैं और रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों ऐसा है, जब मैं आपको नॉर्मल पढ़ा रहा रहूंगा तो आपको समझ में आएगा कि वाई नॉर्मल को रिएक्शन भी बोला जाता है, वाई नॉट फोर्स डायरेक्टली, वाई इट इज नॉर्मल रिएक्शन। हेडिंग डालें, मस्कुलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय living being on any object, the force applied by living being on any object is called as muscular force, is called as muscular force। एक आदमी इस प्रकार से किसी एक ये जो डब्बा है, बॉक्स है, उसको धक्का लगा रहा है, तो इस तरह का जो फोर्स होता है जहां पे ये अपने मसल पावर से उस ऑब्जेक्ट को धक्का लगा रहा है, दिस इज सम बॉक्स काइंड ऑफ थिंग, इसको अगर ये धक्का लगा रहा है तो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स। कोई भी चीज जो हम करते हैं, जैसे हम क्रिकेट ही खेल रहे हैं तो वहां पे अगर एक बॉल को हमने मारा है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मस्कुलर फोर्स ओनली। तो इस तरह का कोई भी जगह जहां पे आप फोर्स लगाकर कोई काम कर रहे हैं डायरेक्टली मसल पावर से, दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स। तो ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लें इन ऑर्डर टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि मस्कुलर फोर्स आप किसे कहते हैं। मस्कुलर फोर्स सिर्फ ऑब्जेक्ट पे, मतलब अगर मस्कुलर फोर्स किसी लिविंग बीइंग पे ही लग रहा है तो? हाँ, लग सकता है ना, जैसे आप उसको मारते हैं
दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स ओनली। जरूरी नहीं कि कोई सामान ही धक्का लगा रहे हैं, कई बार आदमी आदमी के भी धक्का लगता है। आप किसी दोस्त को ऐसे धक्का लगा दिए, वो गिर गया, वही मस्कुलर फोर्स ही है। कोई गिर रहा है, आप उसको हाथ से पकड़ के उठा लिए, दैट इज मस्कुलर फोर्स। ऐसे संभव है ना? कई बार दोस्त गिर रहा रहता है, आप उसको हाथ से पकड़ के उठा लेते हैं, दैट इज मस्कुलर फोर्स। हाँ, दोस्त टाइप ऑफ फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही थोड़े बोला गया हर एक दोस्त क्या होता है, तो कुछ तो सोच समझ के बोला गया होगा। खैर, अब सेकेंड एक और फोर्स है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। राइट अबाउट नॉर्मल रिएक्शन, सेकेंड फोर्स लिखें नॉर्मल रिएक्शन। हो सकता है कि सीक्वेंस में नॉर्मल रिएक्शन थर्ड पर हो, पर आप पहले नॉर्मल रिएक्शन पढ़ें, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। राइट, द फोर्स अप्लाइड ऑन वन सरफेस बाय द अदर, the force applied on one surface by the other when the surface are in contact, when the surface are in contact is known as normal reaction, is known as normal reaction, is known as normal reaction। तो जब सरफेस कांटेक्ट में रहता है तब वो फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज ये आपका चेयर या टेबल है, और उस टेबल के ऊपर अगर कोई किताब रखी हुई है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स ये सरफेस लगा रहा होगा, दैट इज ओनली कॉल्ड एज नॉर्मल। मैंने वहां पे कहा था कि नॉर्मल एक नॉर्मल रिएक्शन, इट इज डिनोटेड बाय एन ओनली, दिस इज व्हाई इट इज नॉर्मल रिएक्शन। ये रिएक्शन इसलिए है क्योंकि एक्शन वॉज, इसकी वजह से इस बॉडी पर जो नीचे की ओर फोर्स लगाया जा रहा था, उसी को कंपेंसेट करने के लिए इसने फोर्सेस बैलेंस हुए। अगर फोर्स बैलेंस नहीं होंगे तो क्या होगा, उड़ने लग जाएगा। पर ये नहीं उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा है मतलब कोई ना कोई ऐसा एक फोर्स है जो इसको बैलेंस करके यहां पर रखा हुआ है। या फिर अगर मैं सिर्फ इस बॉडी की बात करूं तो इस पर नीचे की ओर एक mg लग रहा होगा। अगर ये नॉर्मल यहां पर नहीं होता और कोई किताब टेबल के ऊपर रखी है, तो वो टेबल को तोड़ते हुए जमीन के अंदर चले जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो आपस में इन दोनों को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है, ताकि वो बुक वहीं पर रुकी हुई है। इसलिए नॉर्मल इज अ पर्टिकुलर ए काइंड ऑफ रिएक्शन। एक्शन कुछ हुआ, उसका प्रति वो है, माने रिएक्शन का हिंदी क्या होता है, या रिएक्शन का हिंदी क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध नहीं, वो प्रक्रिया, लाइक क्रिया का उल्टा प्रक्रिया नहीं। यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर गेटिंग इन रिटर्न, एक्शन का समथिंग रिएक्शन। आपने किसी को खोजाया, वो उसका 2 थप्पड़ दे दिया, तो वो जो आपने किया हो, जो 2 थप्पड़ आपको पड़ा, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज रिएक्शन। और आप जिसको चिढ़ा रहे थे, दैट वाज एक्चुअली एक्शन। तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पहली बात। दूसरी बात, ये नॉर्मल फोर्स हमेशा याद रखिएगा जिस भी सरफेस पर लगता है ये परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है। लिखिए, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट as a perpendicular force to the surface. Normal reaction always exists as a perpendicular force to the surface. तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल के कॉन्टेक्स्ट में, कि ऑन एन स्टेशनरी बॉडी, अगर आपका बॉडी रुका हुआ है तो उस केस में नॉर्मल हमेशा किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। इफ द बॉडी इज स्टेशनरी। थर्ड पॉइंट लिखे, फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट the normal reaction is always equal to its weight। कैसे पता चलता है नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर है, जब आप इसका क्या बनाते हैं, FBD डायग्राम बनाते हैं। व्हाट इज FBD? FBD इज फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट इज अ फ्री बॉडी डायग्राम? व्हेन द डायग्राम इज मेड ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी फ्री ऑफ ऑल द फोर्सेस, फ्री ऑफ ऑल द फोर्सेस, फ्री ऑफ ऑल द फोर्सेस। सारे फोर्सेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, उस बॉडी से अलग कर दे रहे हैं। अगर ये जमीन पर रखा हुआ है तो जमीन की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आया, तो जमीन को हटा के सिर्फ मैं उसके एवज में क्या दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ फोर्स दिखा रहा हूं। तो ये जो अब जो मैंने बनाया है, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो सरफेस था उसकी वजह से जो नॉर्मल लग रहा था, मैंने सिर्फ फोर्स को दिखाया, ना कि उसके सरफेस को। तो ये जो बॉडी बनाया मैंने, ये फ्री बॉडी डायग्राम है। और अगर ये स्टेशनरी है, यानी अगर इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो मैं कह सकता हूं
कि नॉर्मल जो है वो किसके बराबर होगा, वेट के, और वेट जो होता है वो मास इंटू ग्रेविटी के बराबर होता है, तो नॉर्मल किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो ये आप लिख लीजिएगा, ये फोटो डायग्राम बना लीजिएगा, दिस इज एक्चुअल डायग्राम, दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का डेफिनेशन यही होता है कि अ बॉडी इज मेड फ्री ऑफ ऑल दी फोर्सेस, सारे फोर्सेस के हटाकर उसके जगह पर अगर आप कुछ बना रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम के टर्म्स में जाना जाता है। गॉट इट? मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डन? ये डायग्राम आपने बना लिया, ये डायग्राम बना लिया आपने, चलिए ये बना लिया सारा, ये लिख लिया, गुड। अब मुझे ये बताइए, पुशिंग इज इजियर और पुलिंग इज इजियर? पुलिंग इज इजियर। क्लास 9th में मैंने आपको ये बताया होगा कि पुशिंग और पुलिंग में विच इज ऑलवेज इजियर, पुलिंग इज इजियर। वाई पुलिंग इज इजियर? तो उसका मैंने आपको बाकायदा लॉजिकल रीजन के साथ और उसके उस टाइम पर ही मैंने आपको समझा दिया होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम के मदद से। पर चूंकि अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और फोर्सेस को समझने लगे हैं, तो अब वो कॉन्सेप्ट समझाना मेरे लिए रिलेटिवली बहुत आसान हो सकता है। क्या कर रहे हैं, दो सिनेरियो लेकर चल रहे हैं। द फर्स्ट सिनेरियो इज द बॉडी इज पुश्ड, आप बॉडी को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। वेयर एज सेकेंड इज जहां पे बॉडी इज बीइंग पुल्ड, आप उसको बॉडी को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। इफ यू आर पुशिंग अ बॉडी, अगर आप किसी बॉडी को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप पुश करेंगे तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो इस दिशा में लगा रहे हैं। अगर आप इस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्सेस काम करेंगे। तो मुझे इसको सपोज करिए दिस इज मेड अप ऑफ m kg, तो मैं इसका FBD बनाना चाहिए। FBD बनाएंगे तो एक फोर्स काम कर रहा होगा इस दिशा में जो यहां मुझे दिखाई दे रहा है, और वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, तो यहां पर भी एंगल बना रहा होगा थीटा। सिमिलरली चूंकि ये जमीन पर रखा गया था, ऊपर एक फोर्स काम कर रहा होगा नॉर्मल, और चूंकि ये इसके पास मास है तो एक वेट काम कर रहा होगा mg। जरा इस कंपोनेंट्स को अगर हम तोड़ें तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ वाला कंपोनेंट होगा दैट इज f cos थीटा, और इस तरफ वाला कंपोनेंट आएगा दैट इज f sin थीटा। दिस इज f sin थीटा। अब हॉरिजॉन्टल अगर हम इसे पुश कर रहे हैं तो अल्टीमेटली मेरा एम यही था कि ये आगे बढ़े, तभी हम इसे पुश कर रहे थे। एक फोर्स f cos थीटा इसको आगे की ओर बढ़ा तो रहा है, लेकिन ये जो आपका नॉर्मल है वो किसके बराबर है, वो mg प्लस f sin थीटा के बराबर है। आपने जो फोर्स था उसका एक कंपोनेंट उल्टा उसको क्या कर दिया, दबाने में यूज कर लिया, तो आपका जो वजन था वो अब mg नहीं रह गया, mg में और क्या ऐड हो गया, f sin थीटा ऐड हो गया। Whereas when we talk about a body being pulled, तो उस केस में क्या होता है, आप इसको जब पुल कर रहे होते हैं तो पुल करने के लिए आप यहां से आगे इस तरफ फोर्स लगाते हैं विद एन हॉरिजॉन्टल। सपोज आप थीटा से फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज f, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक f cos थीटा जो इसको आगे की ओर ले जाएगा, और एक कंपोनेंट आएगा f sin थीटा जो इसको ऊपर की ओर उठाएगा। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहां पे मुझे क्या दिखाई देगा, नीचे की ओर क्या काम कर रहा होगा, mg, आगे की ओर एक फोर्स काम कर रहा होगा f cos थीटा, ऊपर की ओर दो फोर्सेस काम कर रहे होंगे f sin थीटा, और एक फोर्स क्या काम कर रहा होगा, नॉर्मल। अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस करूं, n प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg के बराबर, तो f इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। अब जो आपका नॉर्मल है वो उसके वेट से कुछ कम हो गया, वेयरएज यहां पर जो नॉर्मल था वो वेट से कुछ बढ़ गया। कोई चीज भारी होगी तो आपको उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होगा, या कोई चीज हल्की होगी तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होगा। ऑब्वियसली वो हल्की होनी चाहिए, तो आप mg वेट में से कुछ चीज घटा रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ, नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ तो उसको आगे ले जाना हमारे लिए क्या हो गया, सरल हो गया। इसलिए आपने देखा होगा आजकल की जो ट्रॉलियां आ रही हैं बड़ी बड़ी, वो ट्रॉली में अब ऐसे धक्का नहीं लगाते, वो देखिए ऐसे खुल के आप उसको ऐसे लेके चलते। एयर होस्टेस वगैरह को देखा होगा, पहले जब हम लोग छोटे थे तो हमारे टीचर एयर होस्टेस का एग्जांपल देते थे, क्योंकि उस टाइम से वही लोग ये सब ट्रॉली वगैरह, पायलट लोग, एयर होस्टेस लोग। अब तो खैर कॉमन हो गया, हर आदमी के पास एक एक ट्रॉली बैग रहता ही है, नहीं तो पहले अटैची हुआ करती थी, अटैची VIP का बैग, एंड पीपल यूज्ड टू कैरी, वो कूली होता था, वो 7-8 अटैची अपने माथे के ऊपर ऐसा लेके, और एक जगह कूली नंबर 1 पिक्चर आई थी, उसके बाद फिर गोविंदा ने भी कूली में काम किया। तो
वो उस टाइम पे क्या होता था, ट्रॉली नहीं होती थी। अभी क्या हो गया, आप ट्रॉली ले लिया है, अब कूली बोल रहा है नहीं चक्का लगा हुआ है, अब तो हम कहीं भी ले जा सकते हैं। देखा होगा, अब आप ज्यादा कूली यूज नहीं करते, बहुत कम। ओल्ड एज लोग ही ज्यादातर देखे होंगे जो कूली वगैरह यूज करते हैं। तो जो यंग लोग हैं, एक तो अपना बैग पीठ पे डाल लिया, ट्रॉली लिया, बस कहीं से कहीं निकल गए। नहीं, तो इस प्रकार से ये जो ट्रॉली वाला कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं पुलिंग का कॉन्सेप्ट है, जो पुल करना हमारे लिए रिलेटिवली आसान होता है देन पुशिंग अ पर्टिकुलर बॉडी। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो तात्पर्य था या नॉर्मल रिएक्शन जो चीज थी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली एक्ट्स इन अपोजिशन टू वेट, वेट के अपोजिशन में काम करता है। मैंने कहानी भी आपको सुनाया होगा, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तो मैंने एक वो किया था, क्या खेल किया था, वो याद नहीं है। उसका वेट एक्चुअली वेइंग मशीन मेजर्स वेट और नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। तो फिर क्या था, एक तो जनरली लड़कियां अपना वजन बताती नहीं है, पर ठीक है आप जो थोड़े अगर ज्यादा मतलब वो हो जाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, थोड़े ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, तो फिर चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है और आप वो वजन और सारी चीजें बात करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही मेरी एक दोस्त थी, तो उसने कहा कि मेरी नहीं, मेरे दोस्त की एक दोस्त थी, मैं तो मतलब अपने एग्जाम्पल ऐसा था, होता हुआ बोलने में आदमी बोल जाता है। तो वो मेरी एक दोस्त की दोस्त थी, वो लोग कहीं घूमने गए, तो एक रेलवे स्टेशन में आपने देखा होगा, वो एक वेइंग मशीन है, चक्का ऐसे चलता है, उसमें सिक्का डालो तो वो चक्का घूमता है, और जैसे चक्का रुका तो वहाँ से एक कागज निकल के आता है कि आप फलाने वजन के हैं, और उसके पीछे लिखा रहता है आपका राशि फल कि आपका आज का दिन कैसा होने वाला है। आई डोंट नो वेदर दीज मशीन्स आर अवेलेबल नाउ डेज ऑल्सो, पर हम लोग जब बीटेक कर रहे थे तब उस जमाने में मशीन हुआ करती थी। तो वो जो उसकी दोस्त थी, मतलब मेरे दोस्त की जो दोस्त थी, वो खड़ी हो गई उस मशीन के ऊपर, एंड द रूल सेज कि जब तक वो चक्का रुके नहीं तब तक आप वो सिक्का नहीं डालना है, बिकॉज जब आप उसके ऊपर चढ़ रहे हैं तो वो ऐसे करके बढ़ेगा ना, ऐसे आप वेइंग मशीन में भी जब चढ़ते हैं तो कांटा आगे बढ़ रहा है, तो वो वहां पर तो थोड़ा मैकेनिकल ओल्ड पैटर्न है, तो चक्का जब तक घूम के रुका नहीं तब तक सिक्का नहीं डालना है, क्योंकि रुकने से पहले अगर आपने सिक्का डाल दिया तो जहां पर सिक्का डाला वहीं पर वो मेजर कर लेगा और उसी को छाप के निकाल देगा, तो वो पूरा चक्का रुक जाएगा, मतलब ऑलरेडी वेट हैज बीन मेजर्ड, तब फिर आपको सिक्का डालना है, तो एग्जैक्टली आपका वजन आपको निकल के आता है। चक्का घूम ही रहा था, तभी मैंने क्या कर दिया, पीछे से उसके ऊपर कस के पांव से ऐसा दबा दिया। अच्छा, वो चक्का घूमा, द वेट केम आउट टू बी 98। अब वो तो उसको उल्टा भी कर रही है तो 89 है, मतलब अगर मान लीजिए आप कागज को भी थोड़ा ऊपर फेर करेंगे, 98 इज 89, तो भी ज्यादा है, पर सपोज इट वाज 96, तो आप अपोजिट करके 69 बोल के एडजस्ट कर लेते, आया आपका 98, आप एडजस्ट भी कर रहे तो साला 89, वो भी ज्यादा निकल गया। अब तो वो बोल रही कुछ मशीन में गड़बड़ है यार, ये मतलब नहीं, लास्ट टाइम कराया था तो मैंने है कितना ये तो बताओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब दोस्त कहानी सुनाया था मेरे को, तो है कितना ये तो नहीं पता नहीं कैसे ये सब मतलब हो गया। अच्छा चलो एक बार और कर लो, अच्छा अब तो मैं समझ गया ये काम कर रहा है फंडा, अब तो दाले को पूरा और कस के दबा, इस बार तो सेंचुरी मार गया। तो फिर उसने कहा कि नहीं, दिस मशीन इज एक्चुअली, वो सब गलत रीडिंग दे रहा है, ये रेलवे का सब सामान गड़बड़ होता है, गाड़ी गड़बड़, टाइम गड़बड़, ये मशीन गड़बड़, सब गड़बड़ है। और इस प्रकार से आप अपने दोस्त यार के साथ इस तरह से प्रैंक करके और उनका वजन बढ़ा सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल जो इसके पीछे एक्ट कर रहा है वो यही है कि वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। खास करके इसका एप्लीकेशन हम लोग वहां पढ़ेंगे जब हम लोग एक्सीलरेटिंग लिफ्ट में आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होकर अपना वजन माप रहे होंगे। इन दैट केस वो जो एक सवाल आता है आईआईटी का, काफी फेमस ये क्वेश्चन है, काफी वो हर साल लगभग इस तरह के एक सवाल आपको कभी लिफ्ट में भेज देगा, कभी एक ऐसे बुर्ज खलीफा में आपको भेज देगा जहां पे आप जिस बुर्ज खलीफा की लिफ्ट में उसमें लगा हुआ है वो वेइंग मशीन, वो आपके वेट मेजर कर रहा है, इस तरह के सवाल वो भेजता है। तो उसके केस में आपको ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेइंग मशीन एक्चुअली क्या मेजर करता है। वेइंग मशीन मेजर करता है नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वही वेइंग मशीन दिखाता है। बस ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान होना चाहिए। हेडिंग डाले टेंशन फोर्स, हेडिंग डाले टेंशन फोर्स। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है, और मेरी वाले एग्जांपल से तो आपको लगता है ज्यादा क्लियर हो गया होगा। ये इतना अच्छे से कौन दोस्त बताता है आज के जमाने में, मतलब उस जमाने में कहानी? सब दोस्त लोग देखिए, दोस्त तो दोस्त ही होते हैं, वो सब बताते हैं। हम लोग रूम में बैठते थे तो सब बातचीत होती थी। आपकी दोस्त को पता चला था कि उनके साथ प्रैंक हो रहा है? हाँ, वो बाद में जब बताई ना, जब 100 आ गया तब तो सो कंफर्म हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है।
तो फिर बाद में जब कुछ दिन बाद उसको समझाया गया कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद वो बोली तुम लोग मतलब सही में हरामी हो। मेरे को बस लग रहा था कि दोस्त हरामी होता है पर तुम लोग हो। हाँ आपके दोस्त नहीं, दोस्त का ही कुटाई हुआ, मेरा क्यों होगा, मैं तो उसमें सीन में हूं ही नहीं ना, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा था। हेडिंग डालें टेंशन फोर्स। अब देखिए टेंशन फोर्स क्या होता है, whenever a body of mass m, whenever a body of mass m is hanged with a string, hanged with the string, then the weight of the body, then the weight of the body, then the weight of the body hanged with the string, then the weight of the body acts downward by a force, acts downward by a force acting just opposite to the downward force, by a force acting just opposite to the downward force, acting just opposite to the downward force, for balancing the downward force, for balancing the downward force is known as tension force, is known as tension force. ये अगर कोई स्ट्रिंग है, जिस स्ट्रिंग पर आपने क्या लगा रखा है, कुछ मास लगा रखा है, अगर आपने इस पर कुछ मास लगाया है तभी इस रस्सी में एक खिंचाव आएगा एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ द वेट जो आपने उस पर अप्लाई किया है। और इस केस में अगर ये रस्सी अपने मैक्सिमम लेंथ में और स्टेशनरी है तो यू कैन राइट T इज इक्वल टू किसके बराबर, mg के बराबर। टेंशन जो है वो किसके बराबर हो गया, वेट के बराबर। इसका FBD अगर आप बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का FBD दिखाई देगा। ऊपर की ओर व्हाट फोर्स एक्ट कर रहा है, टेंशन, नीचे की ओर जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज W, T इज इक्वल टू W एंड विच इंप्लॉइज T इज इक्वल टू mg के बराबर। टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। टेंशन हमेशा किस तरह का फोर्स होता है, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, टेंशन इज ऑलवेज a pulling force. Under no circumstance it can act as a pushing force. Under no circumstance it can act as a pushing force. रस्सी से कभी आप किसी को धक्का नहीं लगा सकते, रस्सी से आप चीजों को खींच जरूर सकते हैं, रस्सी से आप कभी किसी चीज को धक्का नहीं लगा सकते। फिल्मों में होता है कि दो लोग ऐसे रस्सी पकड़ रहे हैं, उन्हें रस्सी को ऐसे धक्का लगाया, उधर वाला उधर गिर गया, तो फिल्म में हो सकता है। रियल लाइफ इज टोटली डिफरेंट देन रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में कुछ भी संभव है बट रियल लाइफ में संभव नहीं है कि आप रस्सी से किसी को धक्का लगा दें। रस्सी इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, रस्सी कैन नेवर एक्ट एज अ पुशिंग फोर्स, आप उसे धक्का नहीं लगा सकते। गॉट इट? ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लें। और मैंने तो इसके ऊपर अभी 2-3 सवाल भी करवा दिया आपको, और ज्यादा अच्छा सवाल हम लोग करेंगे जब हम लोग पुली का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पुली के केस में जब हम लोग टेंशन वगैरह लगाते हैं तो वहां पे थोड़ा सा अच्छा सवाल आपको देखने को मिलता है। Moving to the next force, that is spring force. Next force, that is spring force. Spring force क्या होता है? When a body of mass m is attached to a spring, when a body of mass m is attached to a spring, it exerts a force opposite to the direction of motion. It exerts a force opposite to the direction of motion. When a body of mass m it is attached to a spring, it exerts a force opposite to the direction of motion. Full stop. The spring force is directly proportional to the negative of displacement. The spring force is directly proportional to negative of displacement. तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में वैसे तो आप लोग पहले भी जानते हैं, मैंने आपसे 9th क्लास में भी स्प्रिंग फोर्स के बारे में बताया होगा। बहुत ही आसान होता है स्प्रिंग फोर्स को समझना। ये स्प्रिंग है और इसकी मदद से एक ऑब्जेक्ट यहां पर m मास का रखा हुआ है। ये एक बॉडी पर रखा गया है इस प्रकार से, तो बॉडी पर इस तरह से एक सरफेस के ऊपर ये स्प्रिंग रखा गया है। अब अगर मैं इसे ऐसे डिस्प्लेस करके थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये जो आपका स्प्रिंग है इसमें थोड़ा सा क्या आ जाएगा, एलोंगेशन आ जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऑब्वियसली स्प्रिंग को जब आप एक्सटेंड करते हैं तो उसमें एलोंगेशन आता है।
अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले पॉइंट को मीन पोजीशन बोल दूं, मीन पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू 0, और आपने फोर्स लगाया है F, जब हमारा बॉडी इस पोजीशन पर आएगा तो अपने मीन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ गया होगा, तो इसे मैं x इज इक्वल टू x1 बोल रहा हूं, जो वो डिस्टेंस आगे गया होगा। जब आप इस जगह पर पहुंचेंगे, इस स्प्रिंग की टेंडेंसी होगी कि मैं कहां चला जाऊं, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर इसमें फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा जब इसका मूवमेंट या डायरेक्शन किस तरफ है, उस तरफ है। फिर एक क्षण आएगा जब वो इस प्रकार से एग्जैक्टली जहां से गुजरा था, यानी जहां पर था वहां से वापस क्रॉस करेगा। इस क्षण पर इसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि जब आप यहां से इसे छोड़ेंगे तो काफी वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी मैक्स से यहां से क्या कर रहा होगा, गुजर रहा होगा। लेकिन v मैक्स है तो ये क्या करेगा, इसको वापस से कंप्रेस करेगा। तो एक क्षण आएगा जहां पे ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड हो जाएगा, और कंप्रेस्ड होने की वजह से ये अपने मीन पोजीशन से कुछ दूरी x इज इक्वल टू x1 इस तरफ आ जाएगा। जब इसकी मूवमेंट इस तरफ होगी, चूंकि मेरा स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है, तो ये वापस से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस तरफ। और इस प्रकार से फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर वापस से ये स्प्रिंग इस मीन पोजीशन होता हुआ क्या करेगा, इस मीन पोजीशन होता हुआ उस तरफ जाएगा, और इस तरफ इस दिशा में वेलोसिटी इसके पास क्या होगी, v मैक्स होगी। और ऐसा होता चलेगा जब तक ये स्प्रिंग ऑसिलेटरी मोशन दिखाएगा, बिकॉज उधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, और अगर फ्रिक्शन है जमीन पे तो धीरे 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 ये रुक जाएगा। तो ये टू एंड फ्रो या ऑसिलेटरी मोशन दिखाता है। स्प्रिंग अगर कहीं पे होता है तो उसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग K के नाम से जानते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एंड F प्रोपोर्शनैलिटी को इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू K इंटू माइनस एक्स, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस KX, वेयर F इज स्प्रिंग फोर्स, X is displacement and K is spring constant. Every spring has its own constant that is known as spring constant के नाम से आप उसको जानते हैं। याद रखिएगा, at extreme positions, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन को भी क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। whereas जब वो मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा होता है, ये जब वो मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा है तो उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू 0 के बराबर, मीन पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू 0 के बराबर। वेयरएज एक्सट्रीम पोजीशंस बाहर की ओर भी हो सकता है और अंदर की ओर भी हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्प्रिंग फोर्स Fx इज इक्वल टू माइनस kx के बराबर, वेयर Fs जो है वो क्या है, स्प्रिंग फोर्स है, x जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एंड k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से ये शायद हम लोग चौथा फोर्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट आपने क्या पढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन, सेकंड नहीं मस्कुलर फोर्स, देन नॉर्मल रिएक्शन, देन टेंशन, देन स्प्रिंग। कोलिजन फोर्स भी आधी पढ़ लेंगे, स्प्रिंग फोर्स अगली क्लास में फ्रेश स्टार्ट करेंगे। स्प्रिंग फोर्स बोल रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स हम लोग अगली क्लास में ऐड करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा ज्यादा लेंदी फोर्स है, उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो लिखें कोलिजन फोर्स। ये अगर आपने सारा कुछ लिख लिया है तो लिखिएगा, वेयर F इज स्प्रिंग फोर्स, K इज स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड X इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। लिखें कोलिजन फोर्स, व्हेन टू बॉडीज A and B having mass m of A and m of B, m of A मतलब m सबस्क्रिप्ट में A and m of B मतलब m सबस्क्रिप्ट में B, when two bodies A and B having mass ma and mb collide with each other during collision, both the bodies exerts equal and opposite forces, both the bodies exert equal and opposite forces, equal and opposite forces on each other, equal and opposite forces on each other. The forces produced during collision is known as collision force. The forces produced during collision is known as
कोलिजन फोर्स। तो इस प्रकार से दो बॉडीज आपस में इस तरह से चल रही हैं, दोनों एक की वेलोसिटी ua है जो इस तरफ आ रही है, दूसरी की वेलोसिटी ub है जो इस तरफ आ रही थी। दिस इज ए बॉडी, दिस इज बी बॉडी, इसका मास था m ऑफ a, इसका मास था m ऑफ b। दोनों बॉडीज अगले क्षण में, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 का सिनेरियो है, टाइम t इज इक्वल टू t पर ये दोनों बॉडीज आपस में क्या कर गई, कोलाइड कर गई। और जब ये कोलाइड करेंगी तो ये a बॉडी होगा, ये b बॉडी होगा, इसकी वजह से इस पर एक फोर्स पैदा होगा जिसको मैं बोलूंगा f ऑफ a बिकॉज ऑफ b, और इसकी वजह से इस पर एक फोर्स पैदा होगा जिसे मैं बोलूंगा f ऑफ b बिकॉज ऑफ a। दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल, f ऑफ ab इज इक्वल टू f ऑफ ba, और विथ साइन अगर मैं लिखूं तो f ऑफ ab विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f ऑफ ba के बराबर होगा, जिसकी वजह से दोनों जो वेलोसिटी बॉल्स जो होंगी कोलिजन के बाद वापस से ये जिस दिशा में आ रही होंगी उसी दिशा से इधर चली जाएगी, और ये जिस दिशा से आ रही होगी वो इसी दिशा से इधर चली जाएगी। दिस इज b, और इसके पास एक नया वेलोसिटी आ जाएगा vb। बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग कोलिजन एज अ कॉन्सेप्ट देखेंगे, जहां पर आप इसे समझ पाएंगे कि किस तरह से काम कर रहा है। ये जो फोर्सेस है, फोर्स AB एंड फोर्स BA, दीज आर ओनली कॉल्ड एज कोलिजन फोर्सेस। कोलिजन के दरमियान ये बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए ये फोर्स एग्जिस्ट करता है, बिकॉज जब वो बॉडी आपस में टकराती हैं उसी क्षण पर वो फोर्स एग्जर्ट होता है और उसके बाद फिर अलग हो जाता है, क्योंकि ये टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है। बॉडीज कॉन्टैक्ट में आएंगी तो फोर्स एग्जिस्ट करेगा, बॉडी कॉन्टैक्ट से हट गई तो फिर फोर्स कंटिन्यू नहीं करता है। तो बहुत क्षण के लिए ही ये फोर्स आता है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और वो एक दूसरे को फिर दूर दूर ले जाता है। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज कोलिजन फोर्स। तो आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखी। पहला जो कॉन्सेप्ट आपने देखा दैट वाज लैमीज थ्योरम, लैमीज थ्योरम का एप्लीकेशन देखा। उसके बाद आपने कई तरह के फोर्सेस देखे, जैसे आपने कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स के 6 प्रकार थे। फर्स्ट वाज मस्कुलर फोर्स, सेकंड वाज नॉर्मल रिएक्शन, थर्ड वाज टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कोलिजन फोर्स, और आखिरी रह गया दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि अगली क्लास में कराऊंगा। और उसको पढ़ने के बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बेसिक आइडिया देते हुए मैं इस चैप्टर को विदा कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।